हाँ जी, नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है इसमें हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत ये 100th क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है संतुलन। क्या कहते हैं? संतुलन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो बौद्धिक विकास का निर्धारक नहीं है? तो देखो, अनुभव भी बौद्धिक विकास का निर्धारक है, संतुलीकरण भी बौद्धिक विकास का निर्धारक है, लेकिन सामाजिक जो संचरण है ना, ये बौद्धिक विकास का निर्धारक नहीं है। देखो, रीड 2017 में आया है, स्कीमा का मतलब क्या है? स्कीमा का मतलब क्या है? स्कीमा का मतलब होता है लंबे समय के याददाश्त में सूचनाओं का जो संगठित जो पैकेट्स है, पैकेट्स का एकत्रित होना ही उसको बोलते हैं स्कीमा। जैसे अपन ने किसी आदमी को देखा तो उसका अपने दिमाग के अंदर एक स्कीमा बन जाएगा और फिर वो आदमी देखा हुआ, जैसे मान लो 5 साल 10 साल बाद दिखे अपने को, तो अपने को ऐसा महसूस होता है कि ये तो देखा हुआ सा लगता है। तो ये स्कीमा बोलते हैं इसको। स्कीमा के अंदर से ये पता चलता है कि हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। मतलब क्या कहना चाहिए? अनुभूति जो है बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। क्या प्रतिबिंबित होता है? तो इसका सही जवाब है पियाजे का संज्ञानात्मक जो विकास का जो सिद्धांत है वो इसमें प्रतिबिंबित होता है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों में होती है। बालकों की जो सोच है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की बजाय है ना, जो दिख रहा है ना, मूर्त जो अनुभव है, जो अपनी आंखों से अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है? तो देखो, तो इसका जो सही जवाब है ना, 7 से जो 12 वर्ष की जो आयु होती है ना, इसमें बच्चे को ना अपन जो मूर्त जो अनुभव है उससे उसके वो सोचता है, न कि अमूर्त अनुभवों से, मतलब वो कल्पना नहीं कर सकता। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था के दौरान की मानसिक विकास की विशेषता नहीं है? कौन सी है जो किशोरावस्था के दौरान मानसिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है अमूर्त स्थिति से निपटने में बाधा महसूस करना। देखो, दोबारा से देखते हैं, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था के दौरान मानसिक विकास की विशेषता नहीं है? मतलब कौन सी किशोरावस्था के दौरान मानसिक विकास की विशेषता नहीं है? तो देखो, पहला है तथ्यों को सामान्य बनाने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल होती है, तथ्यों को जो सामान्य बनाने में जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। तो ये किशोरावस्था के दौरान मानसिक विकास की विशेषता है। विविध प्रकार की समस्याओं को हल करने की क्षमता में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है, किशोरावस्था में ना विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको हल करने में की क्षमता जो होती है ना, उसमें वृद्धि होती है। निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखो, अमूर्त स्थिति से निपटने में बाधा महसूस करता है। अब तो बच्चा मैच्योर हो चुका है तो वो अमूर्त स्थिति से आराम से निपट सकता है, तो इसमें बाधा नहीं महसूस करता वो। तो यही अपना सही जवाब हो जाएगा, विशेषता यही नहीं है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। और बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरे के नज़रियों में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। मतलब बाल्यावस्था में ना बच्चा जो है ना, मैं क्या सोचता हूँ और दूसरे क्या सोचते हैं, उस नज़रिए में जो फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रस्थ। मतलब बच्चा है ना एक अलग नज़रिए से सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड 2017 में आया हुआ, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक विशेष स्तर होता है जब बच्चे ना मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना
चाहते हैं, जितने भी टाइप के प्रश्न जो होते हैं ना उनका जवाब जानना चाहते हैं। बच्चों ने इसे अंतर्ज्ञान पियाजे ने इसे क्या कहा है, अंतर्ज्ञान कहा है। तो पियाजे के अनुसार कौन से चरण का यह अर्थ है, मतलब एक स्तर के बाद में जो है ना बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना लग जाते हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों का क्या जवाब जानना चाहते हैं, और पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा था। तो ये अंतर्ज्ञान जो है ना पियाजे के जो विकास क्रम का जो सिद्धांत है वो कौन से चरण का है, तो देखो इसका है पूर्व संचालन की जो अवस्था है उसका है ये। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। तो देखो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास है उसकी अंतिम जो अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अंतिम अवस्था कौन सी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और देखो संवेदी पेशी है ना, ये पहली अवस्था है ना। उसके बाद में ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दूसरी है, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था तीसरी है, और अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है ये चौथी है। देखो नेक्स्ट है रीड 2021 में, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहते हैं। जब अपन वर्तमान जो स्कीमा है ना उसका अपन उपयोग जो है ना बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, आत्मसातीकरण। क्या बोलते हैं, आत्मसातीकरण। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा संज्ञानात्मक जो संरचना है, कोग्निटिव जो स्ट्रक्चर है उसको करेक्ट किया जाता है, संशोधित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है समायोजन, उसको बोलते हैं समायोजन। समायोजन में क्या होता है, जो संज्ञानात्मक जो संरचना है ना उसको क्या किया जाता है, संशोधित किया जाता है। हाँ जी नेक्स्ट बात करते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। तो देखो संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है, तो देखो स्कीमा भी होता है, आत्मसातीकरण भी होता है, व्यवस्थापन, अधिग्रहण नहीं होता है, तो ये टर्म्स नहीं है ना। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ जी नेक्स्ट बात करते हैं, आत्मसातीकरण है। आत्मसातीकरण क्या है, देखो आत्मसातीकरण क्या है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के लिए विश्लेषण, वर्तमान स्कीमा का जो प्रयोग है वो बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना, उसे ही अपन क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है। मतलब अगर कोई चीज़ है ना बच्चे को लगता है कि मान लो वो दृष्टि से ओझल हो गई तो उसको ऐसा लगेगा कि वो दुनिया में है ही नहीं, और अगर वो बच्चे को दिखा दिया तो बच्चे को अपन खेलते हैं, देखो वो गायब हो जाते हैं, फिर वापस दिखाते हैं, फिर गायब हो जाता है, गायब होते हैं बच्चा ऐसे मान लेता है कि वो गायब हो गए, तो उसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। मतलब जो छोटा जो बच्चा होता है ना उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं होता है ना। तो ये जो अवस्था होती है ये 0 से 2 वर्ष की आयु में होता है, जिसमें बच्चा ही मान लेता है कि दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद बच्चा ही मान लेता है कि वो चीज़ है ना मस्तिष्क से भी ओझल हो जाना। हाँ नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक है वो दौड़ते हुए क्या होता है, सड़क पर गिर जाता है। कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दिया है। तो निम्नांकित में से किस विशेषता को दर्शाता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का कोई बालक है और वो दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उस पर धक्का दिया। तो निम्न में से किस विशेषता को दर्शाता है। तो इसको बोलते हैं एनीमिज्म। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, एनीमिज्म। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे संस्कृत एजुकेशन 2022 में पूछा गया था, निम्न में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक, देखो विचारों की विलोमीयता बिल्कुल होती है, संरक्षण भी होता है, बिल्कुल होता है,
क्रमबद्धता एवं पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग, बिल्कुल ये भी बात सही है। संकेतात्मक कार्यों का जो प्रादुर्भाव है ये नहीं होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है। मतलब देखो कौन सी ऐसी अवस्था है जो संज्ञानात्मक विकास की, देखो एक तो होता है संवेदी गामक पहली अवस्था होती है, फिर देखो एक होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी होती है, एक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं होती है। तो यही अपना सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रेड 2 जुलाई 2023 में पूछा गया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवस्था विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्त्यता को समझने गलता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें विद्यार्थी जो है वस्तुओं और क्रियाओं, वस्तुओं कह सकते हैं या क्रियाओं की प्रत्यावर्तता को समझने में गलती करता है। तो देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसको डिस्कस नहीं करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 118वां क्वेश्चन है, एक बालक या बालिका वस्तु के गर्म होने या नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीमा में संशोधित कर लेती है या लेता है। तो पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को संबंधित है। देखो अपना जो वर्तमान जो स्कीमा है उसमें संशोधन कर लेना जो होता है ना, उसको अपन बोलते हैं अनुकूलन। क्या बोलते हैं? अनुकूलन। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में नवीन सूचना को सम्मिलित करना, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। नवीन सूचना को ऐड कर लेना है ना, एक तो संशोधन करना एक अलग चीज़ है, और नवीन सूचना को ऐड करना उसको बोलते हैं आत्मसातीकरण, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता की मानसिक क्रियाएं उच्च डिग्री के संतुलीकरण पर पहुंच जाती हैं, तो यह अवस्था है। तो देखो ये सबसे लास्ट की जो अवस्था है ना, उसको बोलते हैं औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। मतलब अधिगमकर्ता की जो मानसिक जो क्रियाएं हैं उच्च डिग्री के जो संतुलीकरण है वहाँ तक पहुँच जाए, तो वो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था हो गई, लास्ट स्टेज हो गई दिमाग की, है ना। इसके बाद में बात करते हैं, पियाजे के अनुसार केवल गामक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जा सकती है। मतलब गामक जो क्रियाएं हैं ना, जैसे इशारे करके मांगना, तो ये कौन सी अवस्था में केवल गामक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जाती है? तो उस अवस्था को अपन बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था भी बोल सकते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोल सकते हैं। पहली जो अवस्था है ना, उसी में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे है, पियाजे के अनुसार मानव के संज्ञानात्मक विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। पियाजे ने मानव के संज्ञानात्मक विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई, तो इन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? ग्रेड 1 2022 में आया हुआ है। देखो इन अवस्थाओं का सबसे सही क्रम है, सबसे पहले है संवेदी पेशी अवस्था आती है, उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं। तो ये ऑर्डर हो गया, सबसे पहले संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, फिर औपचारिक संक्रियात्मक है। ग्रेड 1 2022 में आया हुआ है। संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। तो पहली जो अवस्था है उसको तो बोलते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अपना सही जवाब हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है, ये संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक
संक्रियात्मक अवस्था की आयु है? औपचारिक जो संक्रियात्मक जो अवस्था है ना, उसकी आयु क्या है? तो देखो 0 से 2 तक की है ना, ये तो है संवेदी गामक अवस्था की है ना। और औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है ना, वो 11 वर्ष या उससे अधिक की जो लास्ट अवस्था होती है, इस कहने का मतलब सीधी, तो ये हो जाएगा पहला। 11 वर्ष या उससे अधिक की जो अवस्था है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की वो है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ग्रेड फर्स्ट 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखो ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है ना, सबसे लास्ट अवस्था होती है, इसमें बच्चा बिल्कुल मैच्योर हो जाता है। तो देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, है ना। देखो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाओं में क्या होता है कि परिकल्पनाओं को समझने मूर्त और वर्तमान से हटकर तर्क वाक्यों के आधार पर विचार करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल सही बात है, शाब्दिक तर्क वाक्यों के लिए तैयार हो जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ईगोसेंट्रिज्म जो है ना, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं, तो ये तो अपना आंसर हो जाएगा, है ना। और चौथी है केवल संभाव्य या सत्य या प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकलने की क्षमता प्राप्त कर लेना, तो ये भी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक विभिन्न वस्तुओं को वर्गीकृत, व्यवस्थित या मिलान करना या उल्टे क्रम में रख सकता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता का विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में होता है? देखो विलोमीयता का जो गुण आता है ना, वो कौन सी अवस्था में आता है? देखो ये तीसरी अवस्था में आता है। मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है ना, उसमें जो बालक है ना, व्यवस्थित कर सकता है, मिलान कर सकता है, उल्टे क्रम में रख सकता है, ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन का प्रकार जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब तीसरी अवस्था, है ना। अंत प्रज्ञानात्मक विचार, देखो ये भी है ना, तीसरी अवस्था से संबंधित नहीं। तीसरी जो अवस्था है ना, हाँ, निगमनात्मक विचार, ये भी नहीं है ना। संवेदीगामक गत्यात्मक, ये तो पहली अवस्था से संबंधित हो गया। आगमनात्मक जो विचार है ना, ये जो है ना, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुलन को कहा है? बालक और वातावरण के बीच में जो चलने वाली जो संक्रिया है ना, उसको क्या कहा है जीन पियाजे ने? तो उसने उसको अनुकूलन नाम दिया है। क्या नाम दिया है? अनुकूलन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, मतलब पियाजे के अनुसार आपको विकास की अवस्थाएं बता दी गई हैं, आपको वो अवस्था बतानी है जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है। किससे अनभिज्ञ होता है? यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है। तो देखो संवेदी जो गामक अवस्था है ना, उसमें अगर कोई चीज़ दृष्टि में नहीं है तो वो मस्तिष्क में भी नहीं है, लेकिन उसके बाद की जो अवस्था है ना, दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में, वह कहलाती है। हाँ, तो देखो उस अवस्था को बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। उस अवस्था को बोलते हैं वस्तु स्थायित्व बोलते हैं ना, उस अवस्था को बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। तो देखो वस्तु स्थायित्व के बारे में बालक जो अनभिज्ञ होता है वो कौन सी अवस्था में रहता है? तो वो संवेदी गामक अवस्था में रहता है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक जो विकास का जो सिद्धांत है, इसकी कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्कीमा क्या होता है। देखो स्कीमा क्या होता है, स्कीम्स क्या होती है ना। देखो सबसे पहले स्कीम्स के बारे में देखते हैं, स्कीम्स, है ना। देखो स्कीम्स क्या होती हैं? अलग अलग संदर्भों में लेकिन एक सी स्थितियों में बार बार लागू होने पर जो क्रिया व्यापक और बेहतर होती है
उसे स्कीम कहते हैं। देखो समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, है ना। तो देखो अलग अलग तो संदर्भ होने चाहिए, लेकिन एक सी स्थितियों में बार बार लागू होने पर जो क्रिया व्यापक और बेहतर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्कीम कहते हैं। मतलब अलग अलग परिस्थितियाँ होगी और एक सी स्थितियों में बार बार अलग अलग तो रेफरेंस होंगे, है ना, और एक सी स्थितियों में किसी बात को लागू की जाए तो वह क्रिया व्यापक हो जाती है और बेहतर हो जाती है, उसको बोलते हैं स्कीम। अर्थात स्कीम के बारे में अपन क्या कह सकते हैं, स्कीम व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न होता है जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। देखो स्कीम क्या होता है, देखो स्कीम ये हो गया व्यवहारों का एक ऐसा पैटर्न जिसको हम आसानी से दोहरा सकते हैं, उसको बोलते हैं स्कीम, है ना। अब देखो उदाहरण के तौर पे बात करें, स्कीम क्या होता है, जैसे बालक का स्कूल जाने से पूर्व तैयार होना। तो देखो अलग अलग संदर्भ है, लेकिन बालक जो है ना उसी क्रिया को बार बार दोहराता है तो उसको बोलते हैं स्कीम। तो बालक का स्कूल जाने से पूर्व तैयार होना यह एक तयशुदा रूटीन के अनुसार होता है, जैसे स्कूल ड्रेस पहनना, जूते पहनना, बैग उठाना आदि उसके व्यवहार में शामिल संगठित पैटर्न है। तो मतलब उसके दिमाग में स्कीम चल रही है कि क्या करना है मेरे को। इसके बाद में है दूसरी जो टर्म्स है ना संज्ञानात्मक विकास में हम पढ़ रहे हैं, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है कि देखो किसी विषय पर ज्ञान का जो संगठित समूह जो लंबे समय की यादाश्त में एकत्रित हो। मतलब जैसे आपने किसी आदमी को देखा और आप कह रहे हो यार देखा हुआ सा तो लगता है, तो आप जब पहली बार किसी आदमी को आपने देखा तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बैठ गई कि भाई आपके दिमाग ने डेटा कलेक्ट कर लिया कि भाई ये फलां आदमी है। अब वो 10 साल 20 साल बाद वही आदमी दिखे तो आपके दिमाग में स्कीमा है जो है ना वो बताएगा किसी विषय पर ज्ञान का संगठित समूह जो लंबे समय तक याददाश्त में एकत्रित होते हैं उनको बोलते हैं स्कीमा, है ना। देखो अनुभव से सही अर्थ निकालने का जो व्यवस्थित तरीका है, ऐसे कह सकते हैं, अनुभव से सही अर्थ निकालने का जो व्यवस्थित तरीका है उसको स्कीमा कहेंगे। देखो स्कीमा के बारे में और देखते हैं। स्कीमा व्यक्ति की विश्व के विभिन्न पक्षों रूपों के बारे में उसके ज्ञान और धारणाओं को अभिव्यक्त करने की क्या होती है, संरचनाएं होती हैं। स्कीमा क्या होती है, व्यक्ति के विश्व के विभिन्न पक्षों रूपों के बारे में उसका ज्ञान क्या है, धारणाएं क्या हैं, उनको जो अभिव्यक्त करने की जो संरचनाएं होती हैं उनको स्कीमा कहते हैं ना। देखो इसके बाद में बात करते हैं स्कीमा में क्या होता है। स्कीमा में किसी व्यक्ति की किसी अवधारणा व उसके गुणों के प्रति समझ का रेखाचित्र प्रस्तुत किया जाता है। स्कीमा में क्या होता है, किसी व्यक्ति की किसी धारणा हो गई, किसी गुण के प्रति उसकी जो समझ है उसका रेखाचित्र यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद में देखो स्कीम और स्कीमा में समायोजन या परिवर्तन के जरिए विस्तार होता है। जैसे स्कीम तो क्या होती है, देखो जैसे मान लो किसी बच्चे को स्कूल में जाना है तो उससे पहले जो विभिन्न संदर्भों में एक ही पैटर्न की बार बार पुनरावृत्ति करता है तो वो तो हो गया स्कीम। जैसे बच्चा जूता पहनेगा, फिर कपड़े पहनेगा, टाई लगाएगा, फिर स्कूल बस के लिए तैयार होकर जाएगा, फिर बाकी सारा ना, तो वो एक रूटीन काम हो गया। तो स्कीम और स्कीमा समायोजन और परिवर्तन के द्वारा इनमें विस्तार होता है। देखो स्कीमा बढ़ाना हो चाहे स्कीम बढ़ानी हो तो उसमें एडजस्टमेंट के द्वारा है ना इसकी रेंज बढ़ाई जाती है। मतलब समायोजन के व परिवर्तन के जरिए इसमें विस्तार होता है। देखो इसके बाद में स्कीमा एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसका सामान्यीकरण किया जाता है। स्कीमा क्या है, एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसका अपन क्या कर सकते हैं, सामान्यीकरण कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन अनुकूलन, जिसको बोलते हैं अडप्टेशन या अनुकूलन क्या होता है कि बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली जो परस्पर क्रिया है, क्रिया द्वारा समतुल्यन, अर्थात इसमें बालक और वातावरण के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा योजना का निर्माण कर लेता है। देखो दोबारा से देखते हैं। देखो अडप्टेशन क्या होता है, बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली जो परस्पर क्रिया द्वारा जो समतुल्यन है उसे ही क्या कहते हैं, अडप्टेशन कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि बालक जो है वातावरण के साथ सीधे
पारस्परिक क्रिया द्वारा योजना का निर्माण कर लेता है। तो इसको मतलब जैसे ये बालक हो गया, है ना, और ये इसका एनवायरनमेंट हो गया, तो इनके बीच में क्या होगी, परस्पर क्रिया के द्वारा समतुल्यन करना, या कह सकते हैं परस्पर क्रिया के द्वारा, पारस्परिक क्रिया द्वारा कोई योजना का निर्माण कर लेना, उसको क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं, है ना। देखो इसमें दो परस्पर पूरक गतिविधियां शामिल हैं। अडेप्टेशन में ना दो पूरक गतिविधियां शामिल हैं। एक तो है, देखो इसका नाम है समावेशीकरण, जिसको आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। दूसरा है एडजस्टमेंट, जिसको समाविष्टीकरण या जिसको ओकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक तो एसिमिलेशन, जिसको समावेशीकरण, आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। दूसरा है ओकोमोडेशन, जिसको समायोजन या समाविष्टीकरण कहते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें ना आत्मसामीकरण, देखो समावेशीकरण, आत्मसातीकरण या आत्मीकरण, एसिमिलेशन, ये क्या होता है, बहुत ही काम की बात है ना। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को अपन बोलते हैं एसिमिलेशन। मतलब मौजूदा ज्ञान है, उसी में नई चीज़ अपन ऐड कर रहे हैं, संशोधित नहीं कर रहे हैं उसको, बस ऐड कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। तो देखो सांवेगिक सूचनाएं संचित ज्ञान के मध्य, इसमें क्या होता है, सामंजस्य स्थापित करना होता है। इसमें जो सांवेगिक जो सूचना है और जो हमारा स्टोर्ड जो नॉलेज है, उसके बीच में यहाँ पे क्या किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है, सामंजस्य स्थापित किया जाता है। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं एसिमिलेशन क्या होता है। देखो न्यू नॉलेज और एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर, जो विद्यमान जो नॉलेज है उसकी जो स्ट्रक्चर है, और ये न्यू नॉलेज है, नया ज्ञान है, इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू, मतलब जो नया नॉलेज है वो एग्जिस्टिंग जो ज्ञान है उसमें क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना, केवल जोड़ लेना, समाविष्ट कर लेना, उसी को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। समाविष्टीकरण, आत्मसातीकरण, ये सारे नाम उसी के हैं, है ना। एसिमिलेशन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। अब देखो इससे आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें बालक के सामने यदि कोई नई समस्या आए तो उसके समाधान हेतु वह अपने मन में पूर्व में जो विद्यमान स्कीमा का प्रयोग करके नए ज्ञान को उसी में समाविष्ट कर लेता है। मान लो बच्चे के सामने कोई समस्या आ गई, और अब वो क्या करेगा एसिमिलेशन में, कि पूरा जो ज्ञान है ना उसको, उस चीज़ को भी जोड़ कर लेगा, उस चीज़ को भी क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा, संशोधन नहीं करेगा उसमें, मतलब ये तो मेरे को पता ही नहीं था, उस चीज़ को ऐड कर लेगा ना। अब देखो उदाहरण के तौर पे बात करें, जैसे 1-2 वर्षीय बालक ने विभिन्न प्रकार की बिल्लियाँ देखी, इसी आधार पे बिल्ली के प्रति उसके एक स्कीमा बनाया, मतलब बहुत सारी बिल्लियाँ उसने देखी और उसी के आधार पे दिमाग में एक स्कीमा बन गया कि भाई बिल्ली तो ऐसी होती है। जैसे 4 छोटे पैरों वाला पशु, मतलब जैसे उसके दिमाग में क्या है, बिल्ली तो भाई 4 पैरों वाला एक छोटा पशु होता है। अब उसी बालक ने पहली बार कुत्ते का पिल्ला देखा और समावेश द्वारा उसे इसी स्कीमा में डाल दिया। तो उसने समावेश द्वारा क्या डाला कि भाई 4 पैरों वाला छोटा पशु तो कुत्ते का पिल्ला भी होता है। तो उसने अब डिफ्रेंशिएट कर लिया कि भाई ये तो बिल्ली होती है और ये कुत्ता होता है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं समायोजन, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। देखो एडजस्टमेंट क्या होता है, देखो समायोजन या ओकोमोडेशन, समायोजन या ओकोमोडेशन, इसमें क्या होता है, मौजूदा ज्ञान को संशोधित करते हुए उसमें नई जानकारी या अनुभवों का समायोजन करना, उसको क्या कहते हैं, ओकोमोडेशन कहते हैं। मतलब जो मौजूदा जो ज्ञान है उसमें क्या करना है, संशोधन करना है। वहाँ पे हम संशोधन नहीं कर रहे, केवल डायरेक्ट ऐड कर रहे थे, और उसमें नई जानकारी या अनुभवों को क्या करना, जोड़ना। संशोधित करते हुए उसमें नई जानकारी या अनुभवों का समायोजन क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, और ध्यान से देखते हैं। देखो इसमें किसी नई समस्या के समाधान हेतु, इसमें क्या होता है, कोई नई समस्या के समाधान हेतु अपने मन में पूर्व में विद्यमान स्कीमा का प्रयोग न करके, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे नई समस्या का समाधान है
करना है तो अपने मन में पूर्व में जो विद्यमान जो स्कीमा है उसका प्रयोग नहीं करना है, करके उसमें संशोधन करते हुए एक नई स्कीमा का जो निर्माण होता है ना, उसको बोलते हैं ओकोमोडेशन, समायोजन, है ना। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे यदि बालक का पहली बार कुत्ते के पिल्ले से यदि बालक का सामना बार बार कुत्ते के पिल्ले से होगा तो उसे बिल्ली व कुत्ते में अंतर का ज्ञान हो जाएगा। बार बार कुत्ते के पिल्ले से उसका सामना होगा तो उसको बिल्ली का पता चल जाएगा, तो ये तो बिल्ली है, ये कुत्ता है। इस प्रकार वो उसने क्या कर लिया, इस प्रकार वह इन नए अनुभवों के आधार पर पिल्ले के विषय में एक अन्य स्कीमा क्या कर लेता है, विकसित कर लेता है। जैसे देखो इसमें क्या होता है, इसमें न्यू नॉलेज है और एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर जिसको स्कीमा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस चेंजेज इन, उसमें क्या करता है, परिवर्तन करता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं साम्य धारण या संतुलीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं साम्य धारण या संतुलीकरण। इसको बोलते हैं इक्विलिबरेशन। उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिबरेशन। देखो संतुलीकरण से क्या होता है, देखो संतुलीकरण, साम्य धारण या संतुलीकरण से क्या होता है, संतुलीकरण से बालक समावेशीकरण व समायोजन की प्रक्रिया के मध्य संतुलन कायम करता है। देखो साम्य धारण या संतुलीकरण में क्या होता है कि जो बालक है समावेशीकरण और समायोजन की जो प्रक्रिया है उसके मध्य संतुलन कायम करता है। अर्थात यह बालक द्वारा, इसमें क्या होता है, अर्थात यह बालक द्वारा अपनी संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्थिर करने का क्या करता है, करने का प्रयास है। देखो दोबारा से देखते हैं संतुलीकरण क्या होता है। संतुलीकरण में क्या होता है कि जो बालक है समावेशीकरण और समायोजन की प्रक्रिया के मध्य संतुलन कायम करता है। देखो अपने पहले तो समावेशीकरण पढ़ा था, उसमें स्कीमा में नए चीज़ों को ऐड करना, और समायोजन में क्या पढ़ा था, चीज़ों में संशोधन करना ना। और इन दोनों के बीच में है ना, समायोजन के मध्य जो संतुलन कायम करना है ना, उसी को अपन बोलते हैं साम्य धारण या संतुलीकरण। अर्थात यह बालक द्वारा अपनी संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्थिर करने का प्रयास है। मतलब इसमें क्या करता है, बालक जो अपनी जो संज्ञानात्मक जो संरचना है उनको क्या करना है, स्थिर करने का प्रयास करता है। देखो इसमें आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार यदि बालक के सामने ऐसी परिस्थिति या समस्या आ जाए जिसका उसने कभी सामना नहीं किया हो तो एक प्रकार की संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। देखो यदि बालक के सामने कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, समस्या आ जाए जिसका उसने कभी सामना नहीं किया हो, तो एक प्रकार से यहाँ पे संज्ञानात्मक असंतुलन पैदा हो जाता है, जिसे संतुलित करने के लिए वह समावेशीकरण और समायोजन अथवा दोनों प्रक्रियाएं प्रारंभ कर देता है। तो जैसे मान लो साम्य धारण या संतुलीकरण क्या है, साम्य धारण जो या संतुलीकरण क्या है, पुरानी और नई धारणाओं और अनुभव के मध्य क्या है, संतुलन की क्रिया है। देखो एक पुरानी धारणा, एक नई धारणा, है ना। नई धारणा तो मान लो, जैसे मान लो आपने देखा कुत्ता खाता नहीं है, लेकिन आपने एक बार एक ऐसा कुत्ता देख लिया जो खाता है, तो ये तो आपका पुरानी धारणा है कि भाई कुत्ता नहीं खाता, और आपने देख लिया नई धारणा कुत्ता। तो आपने क्या कर दिया, अब अनुभव के मध्य आपने संतुलन के बैठा लिया कि भैया अभी खाता है तो अब क्या करना है, तो उनके बीच में एडजस्टमेंट हो गया। अब देखो नेक्स्ट है, पियाजे ने अनुभव और संतुलीकरण को संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्वों में माना है। तो देखो ये बात बहुत अच्छी है। देखो अनुभव और संतुलीकरण है ना, उसको संज्ञानात्मक जो विकास के जो निर्धारक जो तत्व हैं वो माने हैं पियाजे ने। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, देखो पियाजे के जो संज्ञानात्मक जो विकास की जो अवस्थाएं हैं उनका अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, और ये जन्म से 2 साल तक रहती है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें एक तो वस्तु स्थायित्व होता है
ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ये 18 से लेकर 24 माह की आयु तक बच्चे में रहता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है, देखो इसको अभी समझा देंगे यहाँ पे ना। और इसमें देखो सेंसरी जो मोटर जो स्टेज होती है, इसकी दूसरी विशेषता ये है कि इसमें जो बालक है ना लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। अब देखो वस्तु स्थायित्व और इसके बारे में अपन समझते हैं ना। देखो वस्तु स्थायित्व में क्या कहना चाहता है ना। बच्चा यह समझना प्रारंभ कर देता है कि वस्तु को छुपाने से उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। 0 से 2 साल की अवस्था में 18 से 24 माह की आयु में ना बच्चे के दिमाग में ये हो जाता है कि वस्तु को छुपाने से ना उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है ना। और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का मतलब यहाँ से क्या है कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जानबूझकर व योजना अनुसार की गई जो क्रिया है ना उसको बोलते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो देखो संवेदी जो गामक जो अवस्था है, सेंसरी मोटर जो स्टेज है, उसकी 2 विशेषता हैं, एक तो वस्तु स्थायित्व है, दूसरा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अब इसके बारे में देख लिया कि इसमें क्या होता है। इसके बाद में देखो दूसरी जो अवस्था है ना उसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से लेकर 7 साल तक होती है। अब इसमें देखो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखो इसमें 4 विशेषताएं हैं जिनको अपन एक एक करके देखेंगे। देखो पहली जो विशेषता है ना वो है संवेदी प्रेरक परक क्रियाओं का प्रयोग। देखो इसमें क्या है कि पियाजे ने संकेत और प्रतीकों को प्राक संक्रियात्मक चिंतन का महत्वपूर्ण साधन माना है। देखो संवेदी परक जो क्रियाओं का जो प्रयोग करता है इसमें दूसरी अवस्था में, है ना। तो इसमें क्या है, देखो पियाजे ने क्या माना है कि संकेत और प्रतीक जो हैं को प्राक संक्रियात्मक चिंतन का महत्वपूर्ण। देखो इसमें है ना ये माना है कि जो संकेत हो गए, प्रतीक हो गए, तो ये चिंतन के महत्वपूर्ण साधन माना है। प्राक संक्रियात्मक चिंतन का महत्वपूर्ण साधन माना है। अर्थपूर्ण, देखो इसके बाद में देखते हैं। देखो इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखो अर्थपूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए भाव भंगिमा, चिन्ह, आवाज़, शब्दों का प्रयोग, जैसे अभिवादन के लिए हाथ मिलाना। ये कौन सी स्टेज की अवस्था है? ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था। इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ना। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी जो विशेषता है वो है जीववाद। देखो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है, दूसरी अवस्था, इसकी दूसरी विशेषता है जीववाद, जिसको बोलते हैं एनिमिज्म। देखो इसके बालक के अनुसार निर्जीव वस्तुएं भी सजीव होती है। एनिमिज्म में बच्चे को लगता है कि जैसे मान लो अपन जो पत्थर की मूर्तियां हैं ये भी क्या हैं, सजीव होती हैं। जैसे उसको लगता है कि कार, पंखा, बादल सभी उसके लिए सजीव होते हैं। ये सब क्या होते हैं, उसके लिए सजीव होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है इसकी तीसरी विशेषता है ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रवाद। इसमें क्या होता है, बालक को लगता है कि जो उसका स्वयं का विचार है या दृष्टिकोण है वह सही है। ईगोसेंट्रिज्म में बच्चों को क्या लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, बाकी सब दुनिया गलत है। इसमें क्या होता है, बालक दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से किसी वस्तु को देखने में कठिनाई अनुभव करता है, अर्थात वह अपने व दूसरे के नज़रिए में फ़र्क नहीं कर पाता है। इसी को तो बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, है ना। पियाजे ने इसको समझाने के लिए 3 पर्वत समस्या प्रयोग किया। पियाजे ने ईगोसेंट्रिज्म को समझाने के लिए 3 माउंटेन जो टास्क है ना उसको किया था। ये भी दूसरी अवस्था की विशेषता है। इसके बाद में देखो चौथी जो विशेषता है ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, वो है अंतर्ज्ञान या अंतर्दर्शी। अंतर्ज्ञान या अंतर्दर्शी क्या होते हैं, देखो इसको पूरी डिटेल से देखते हैं। देखो एक विशेष स्तर पर बालक मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अंतर्ज्ञान या अंतर्दर्शी का मतलब होता है कि एक विशेष स्तर पर जो बालक है वो मौलिक तर्क करना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है और सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर जानना चाहता है। यही अंतर्ज्ञान है, यही क्या है, अंतर्ज्ञान है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसके कारण बालक साधारण मानसिक प्रक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग करना कर पाते हैं।
देखो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है ना, इसमें बालक में चिंतन में पलटावी गुण विकसित नहीं हो पाता है। मतलब जैसे 2 + 2 = 4 होता है, तो ये क्यों होता है ऐसा, उसको कोई मतलब नहीं है। चिंतन में है ना पलटावी गुण नहीं होता है, अर्थात एक दिशा में ही तार्किक रूप से क्रियाओं का चिंतन करने की योग्यता होती है ना। तो ये बालक की विशेषता हो गई, ये इसको बोलते हैं अंतर्ज्ञान या अंतर्दर्शी। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं सारी है ना। इसके बाद में है, देखो 2 विशेषताएं और हैं जिनको अपन देखते हैं। देखो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है उत्क्रमणीयता का अभाव या संरक्षण का अभाव, जिसको लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी या एंड कंजर्वेशन। देखो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक महत्वपूर्ण सीमा के रूप में उत्क्रमणीयता का अभाव और संरक्षण का अभाव को देखा जा सकता है। देखो पूर्व जो संक्रियात्मक जो अवस्था है कि एक महत्वपूर्ण सीमा के रूप में उत्क्रमणीयता का जो अभाव है या संरक्षण का जो अभाव है उसको देखा जा सकता है। देखो इसके आगे बात करते हैं। देखो उदाहरण के तौर पर एक छोटा बच्चा यह कहे कि उसे लंबे गिलास में दूध पीना है, चौड़े गिलास में नहीं, जबकि दोनों में दूध बराबर हो, तो यह संरक्षण का अभाव है। देखो उत्क्रमणीयता और संरक्षण का अभाव मिलता है कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। देखो वो कहता है कि भाई मेरे को तो लंबे गिलास में दूध पीना है, चौड़े गिलास में नहीं, हालांकि दोनों में दूध बराबर आ रहा, तो मतलब संरक्षण का अभाव होता है बच्चे में, है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद में है ना नेक्स्ट है श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का अभाव, लैक ऑफ हियरार्किकल क्लासिफिकेशन। देखो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है वो इसका, बाकी श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का अभाव। ये देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण से अभिप्राय है कि वस्तुओं के गुण और दोष की समानता व अंतर के आधार पर उन्हें वर्गीकृत कर पाना। देखो श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का मतलब क्या है कि वस्तुओं के गुण और दोष की समानता और अंतर के आधार पर उन्हें वर्गीकृत कर पाना। इस अवस्था में श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का अभाव होता है। कौन सी अवस्था में श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का अभाव होता है, तो आप कहोगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब देखो इसमें क्या है, देखो पियाजे ने इसके लिए वर्ग समावेशन का प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग किया, वर्ग समावेशन का। अब देखो वर्ग समावेशन का प्रयोग क्या है, जिसमें 12 लाल फूल और 4 नीले फूल दिखाकर बच्चों से पूछा कि लाल फूल ज़्यादा या फूल ज़्यादा हैं। तो बच्चे ने कहा, पूछा गया कि लाल फूल ज़्यादा है या नीले फूल ज़्यादा है, तो बच्चे ने कहा लाल फूल ज़्यादा है। तो देखो इसी को बोलते हैं श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का अभाव। जी नेक्स्ट अवस्था की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसको क्या बोलते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो अवस्था होती है 7 से लेकर 11 वर्ष में होती है। देखो इस अवस्था में क्या होता है, देखो सबसे पहले इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। देखो सबसे पहली जो विशेषता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था की, वो ये है उत्क्रमणीयता या पलटावी गुण, रिवर्सिबिलिटी होती है ना। इसमें देखो बालक ये समझने लगते हैं कि कुछ प्रक्रियाएं उत्क्रमणीय हो सकती है, जैसे उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि घटाना जोड़ की उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। मतलब उनको ये पता चल जाता है कि जो घटाना है ना वो जोड़ के उल्टा होता है, जोड़ का उल्टा होता है। इसके बाद में देखो दूसरा जो गुण है वो है संरक्षण या कंजर्वेशन का। अब देखो संरक्षण या कंजर्वेशन से क्या मतलब है, इससे मतलब क्या है, देखो बालक परिवर्तनशीलता व स्थिरता को समझना प्रारंभ करते हैं। कैसे, जैसे किसी वस्तु के रूप, रंग या आवरण में परिवर्तन उसके वास्तविक गुण या तत्व में परिवर्तन से भिन्न है। देखो संरक्षण या कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है
कि बालक जो है ना परिवर्तनशीलता और स्थिरता को समझने लग जाता है। जैसे कैसे? जैसे किसी वस्तु का रूप, रंग और आवरण में परिवर्तन उसके वास्तविक गुण तत्व में परिवर्तन से भिन्न होता है। मतलब उसके वास्तविक जो गुण और तत्व हैं ना, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। देखो, वे भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र और आयतन आदि के परिवर्तन को समझने लगता है। जो बालक जो होता है, जो भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्रफल और आयतन के में जो परिवर्तन होते हैं उसको क्या समझने लगता है। दूसरी जो विशेषता है ना, वर्गीकरण। दूसरी जो विशेषता है वो क्या है? करते हैं वर्गीकरण। कंक्रीट जो स्टेज हम पढ़ रहे हैं, ठोस संक्रिय अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है, इसका तीसरा जो गुण है वो है वर्गीकरण का। अब देखो वर्गीकरण में क्या होता है। देखो, बालक जो है वस्तुओं का वर्गीकरण उनके एक विशेष गुण के आधार पर उन्हें विभाजित करना, क्रमिक रूप से उन्हें व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें जो बालक है ना वो वर्गीकरण करना सीख जाता है। कहने का मतलब एक विशेष गुण के आधार पर उन्हें विभाजित करना, क्रमिक रूप से उनको व्यवस्थित करना, ये सीख जाता है ना। इसके बाद में देखते हैं, जैसे उदाहरण की बात करें, यदि बालक को कुछ रंग बिरंगे कार्ड दिए जाएं तो वह उन्हें रंगों के आधार पर आसानी से वर्गीकृत कर सकता है। इसके अलावा देखो, इसके साथ साथ और क्या कर सकता है, वस्तुओं को उनके आकार, क्षेत्रफल और लंबाई आदि के आधार पर वर्गीकरण का कौशल भी विकसित हो जाता है। पियाजे ने इसे पंक्तिबद्धता कहा है। पियाजे ने इसको क्या कहा है? पंक्तिबद्धता। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट जो, देखो एक बार ठोस संक्रियात्मक जो अवस्था है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं ना। देखो, बालकों का चिंतन प्राक क्रियात्मक अवस्था की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत, क्रमबद्ध और लचीला होना प्रारंभ हो जाता है। किस अवस्था में? ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। वह हवाई किले बनाना कम कर देता है। ठोस संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, इसमें जो बालक है वो हवाई किले बनाना क्या कर देता है? कम कर देता है। और वास्तविक दुनिया मतलब यथार्थ को समझना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। किंतु क्या है? किंतु पूर्णतः क्रमबद्धता, लचीलेपन और तरंग संगतीकरण को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि चिंतन में मूर्तता व्याप्त होती है। मतलब अमूर्तता का भाव होता है। क्या होता है? अमूर्तता का भाव होता है। ये सारी जो विशेषताएं हैं ये किसकी हैं? ठोस संक्रियात्मक अवस्था की, तीसरी अवस्था की कह सकते हैं ना। वर्गीकरण हो गया, मूर्त संक्रिया, तार्किकता हो गया। देखो इससे पहले अपन वर्गीकरण पढ़ चुके थे। अब देखो चौथी जो विशेषता है ना, चौथी जो विशेषता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, चौथी विशेषता क्या है? मूर्त तार्किकता, कॉन्क्रीट। हाँ देखो इसमें देखते हैं, इसमें देखो अभी जो अपन ने किया है बात मूर्त तार्किकता की है ना। देखो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, चौथी विशेषता है। देखो इसमें क्या कहता है? बच्चे तभी व्यवस्थित एवं तार्किक ढंग से सोच सकते हैं। मतलब बच्चे कब व्यवस्थित और तार्किक ढंग से सोच सकते हैं? बच्चे तभी व्यवस्थित और तार्किक ढंग से सोच पाते हैं जब क्या हो? जब उसके सामने कोई मूर्त जानकारी हो जिसे वे प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सके? अनुभव कर सके। मतलब जब उनके पास मूर्त रूप से वो जानकारी अवेलेबल है ना, तभी तो वो लॉजिकल वे में सोच सकते हैं, तार्किक तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन इसके अलावा नहीं सोच सकते, है ना। अमूर्त विचार जो वास्तविक दुनिया में दिखाई नहीं देते, उनके संदर्भ में उनकी मानसिक संक्रिया ठीक से काम नहीं करती। मतलब अमूर्त जो विचार हैं जो वास्तविक दुनिया में दिखाई नहीं देते हैं, उनके संदर्भ में उनकी जो मानसिक जो संक्रिया हैं ठीक से काम नहीं करती हैं। देखिए इसके बाद में उदाहरण देखते हैं कि यदि बच्चे को असमान लंबाइयों की छड़ों के जोड़े दिए जाएं तो वे जल्दी ही इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि कौन सी लंबी छड़ी है और कौन सी छोटी है। परंतु इसी समस्या का यदि काल्पनिक रूपांतरण बच्चे के सामने पेश किया जाए, जैसे शीला विमला से लंबी है और विमला कुसुम से लंबी है,
तो उनमें सबसे लंबी कौन है, तो वे इस प्रश्न का उत्तर देने में बालक को क्या होगी, कठिनाई होगी। देखो सीधी सी बात है, बालक जो हैं आसानी से इस बात का जवाब दे देंगे कि कौन सी छड़ी लंबी है, कौन सी छोटी है, लेकिन उसी क्वेश्चन को तार्किक बना दिया। जैसे शीला जो है विमला से लंबी है, विमला जो है कुसुम से लंबी है, तो इन सब में लंबी कौन है, तो बालक जवाब नहीं दे पाएगा। देखो चौथी जो अवस्था है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 से लेकर 15 साल की होती है, 15 साल तक होती है। अब देखो औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है, इसकी क्या क्या विशेषताएं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की देखो इसमें क्या होते हैं, एक तो है ना विचारों में क्रमबद्धता आ जाती, चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है, वास्तविकता आ जाती है, वस्तुनिष्ठता आ जाती है, और विकेंद्रीकरण का जो भाव है इसमें आ जाता है। देखो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन से गुण आ जाते हैं, चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है, वास्तविकता आ जाती है, वस्तुनिष्ठता आ जाती है, और विकेंद्रीकरण का जो है प्रभाव है वो आ जाता है। अब देखो इसकी विशेषताओं की अपन बात करें, देखो पहली जो विशेषता है इसकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की है अमूर्त व परिकल्पित तार्किकता, एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिको रीजनिंग। अमूर्त और परिकल्पित तार्किकता है, ये किसकी विशेषता है, पहली विशेषता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। अब देखो इसमें हम देख के बात करते हैं धीरे धीरे। देखो इसमें क्या होता है, अमूर्त परिकल्पित और तथ्य के विपरीत विचार के बारे में तर्क करने की योग्यता का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। जैसे एक विद्यार्थी ऋणात्मक संख्या की समझ रखता है तथा प्रभावी ढंग से इसका उपयोग गणितीय संक्रियाओं में कर सकता है ना। इसके बाद में देखो सोचने, विचारने, कल्पना करने, तर्क करने, निरीक्षण करने, अवलोकन करने आदि के प्रयोग से उचित निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। देखो स्मरण शक्ति रटने पर आधारित न होकर किस पे हो जाती है, होकर तर्क एवं समझ पर क्या हो जाती है, आधारित हो जाती है। जो स्मरण शक्ति है वो रटने पर आधारित न होकर किस पे हो जाती है, तर्क और समझ पर आधारित हो जाती है। इसके बाद में देखते हैं दूसरी जो है विशेषता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी जो विशेषता है उच्च स्तरीय संतुलन। औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है इसमें जो संतुलन होता है वो कैसा होता है, उच्च स्तरीय होता है। अब देखो कैसे उच्च स्तरीय होता है, देखो हाँ देखो कैसे उच्च स्तरीय, बालक की संज्ञानात्मक क्रियाओं की प्रणाली कैसी होती है, उच्च स्तरीय संतुलन प्राप्त कर लेती है, अर्थात समस्या समाधान पर बहुत सारी संभावनाओं को तलाश लेता है, और चाहे वो मूर्त हो या अमूर्त हो। देखो सीधी सी बात है, जो बालक है संज्ञानात्मक जो क्रियाओं की प्रणाली जो है उच्च स्तरीय संतुलन प्राप्त कर लेती है, अर्थात समस्या समाधान पर बहुत सारी संभावनाओं की तलाश कर लेता है, वो मूर्त हो चाहे वो अमूर्त हो, ये सारी विशेषता उसमें आ जाती है। तीसरी जो विशेषता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की वो है किशोर अहं केंद्रिता, बोलते हैं एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म। एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, किशोर यह समझने लगते हैं कि दूसरे लोगों के विचार उससे अलग हो सकते हैं, पर वे अपने स्वयं के विचार, विश्वास और अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखो किशोर क्या समझते हैं कि दूसरों को जो विचार हैं उससे अलग हो सकते हैं, पर वे अपने स्वयं के जो विचार हैं, विश्वास है, अभिव्यक्ति है, उन पर क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे किशोर द्वारा ये सोचना कि सारी कक्षा मेरे बारे में क्या सोच रही है, कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा। व्यक्ति दंत कथा कह सकते हैं इसको, काल्पनिक श्रोता कह सकते हैं, अपराजेयता का प्रादुर्भाव, ये सारे गुण हैं किसमें, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जो पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के समांतर है। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है ना,
देखो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है वो 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था है। तो देखो आपको ये बताना है कि ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है कि वह अवस्था जो पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था के समांतर है। तो इसका सही जवाब है प्रतिबिंबात्मक जो अवस्था है वो पियाजे के संज्ञानात्मक जो विकास के जो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसके समांतर है। देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ब्रूनर द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है? संज्ञानात्मक जो विकास की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब है प्रतीकात्मक जो अवस्था है वो संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या सम्मिलित है? देखो संज्ञानात्मक जो विकास में क्या क्या सम्मिलित है ब्रूनर के अनुसार, तो पहला क्रियात्मक अवस्था। तो देखो ये बिल्कुल सम्मिलित है। विलोमीयता की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, अंतः प्रज्ञा काल बिल्कुल नहीं है, पूर्व प्रत्यात्मक काल ये भी नहीं है। तो आपका जो जवाब हो जाएगा जो क्रियात्मक अवस्था जो है वो संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। ग्रेड फर्स्ट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के नेक्स्ट है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान, निम्नलिखित में से इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। 3 जो महत्वपूर्ण जो चरण है उसमें से आपको सही जो क्रम है उसके चयन करना है। तो देखो सबसे पहले आता है इनएक्टिव, फिर अनुप्रतीकात्मक, फिर प्रतीकात्मक। ये संज्ञानात्मक अवस्थाओं का जो चरण है उसका सही क्रम है। अब देखो ब्रूनर का जो ब्रूनर के सिद्धांत को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। हाँ जी देखिए, देखो सबसे पहले ब्रूनर के संज्ञानात्मक जो विकास की है वो 3 स्तरों में इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो स्तर है वो है संज्ञानात्मक सक्रिय अवस्था, इनएक्टिव स्टेज। तो देखो ये जन्म से लेकर 2 वर्ष की होती है। अगर इसकी कंपैरिजन जीन के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से की जाए तो ये संवेदी गामक जो अवस्था है ना, संवेदी गामक अवस्था के क्या है समतुल्य है, ऐसे कह सकते हैं ना। तो देखो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, सक्रिय अवस्था है, इनएक्टिव स्टेज इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बालक जो है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर सक्रिय रूप में अपने संज्ञान को विकसित करता है। अपना जो संज्ञान है वो कैसे विकसित करता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके। इसके बाद में प्रतिबिंबात्मक अवस्था की जो बात करते हैं, प्रतिबिंबात्मक अवस्था आइकॉनिक स्टेज बोलते हैं। ये 2 से लेकर 7 साल की होती है। और उसकी बात के संज्ञानात्मक जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बात करें तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समतुल्य है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समतुल्य है। प्रतिबिंबात्मक इसको स्टेज या आइकॉनिक स्टेज इसको बोलते हैं, 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें क्या होता है, बालक प्रतीकों और प्रतिमाओं का उपयोग कर क्या करता है, चिंतन करता है। जो प्रतिबिंबात्मक जो अवस्था है 2 से 7 साल की होती है। बालक जो प्रतीकों और प्रतिमाओं का उपयोग कर क्या करता है, चिंतन करता है। इसके बाद में है ना थर्ड जो स्टेज है वो संकेतात्मक अवस्था है, सिंबॉलिक स्टेज है, 7 से लेकर 11 साल तक की, है ना। वहाँ पे वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के तुल्य है जीन पियाजे के। तो इसमें क्या होता है, चिंतन में संकेतों का क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है। जिनमें जो है ना संकेतों का प्रादुर्भाव होता है। अब देखो नोट डाल के यहाँ पे लिखा है, देखो वही बातें जो तीनों मैंने अभी बताई आपको। देखो ब्रूनर की यह अवस्थाएं पियाजे की प्रथम 3 अवस्थाओं संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक के क्या हैं, समानांतर हैं। बिल्कुल सही बात है। ब्रूनर का मानना है कि प्रौढ़ सांकेतिक चिंतन करते हैं किंतु उनमें प्रतिबिंबात्मक और सक्रिय चिंतन भी उपस्थित रहता है। ब्रूनर क्या कहता है कि जो बड़े लोग हैं ना वो सांकेतिक चिंतन करते हैं किंतु उसमें प्रतिबिंबात्मक और सक्रिय चिंतन भी उसमें उपस्थित होता है। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।